आपको याद होगा कि स्वर्गीय श्री नानकराम जगतराय को अजमेर पश्चिम विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस का टिकट मिला था और उन्होंने भाजपा के स्वर्गीय श्री लक्ष्मणदास माछीसवाला को हराया था। इस चुनाव में तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर श्री बी.डी. कल्ला प्रभारी थे। उनका सहयोग पूर्व विधायक डॉक्टर के.सी. चौधरी कर रहे थे। राज्य सरकार के अधिसंख्य मंत्रियों ने चुनाव प्रचार के लिए वार्डवार जिम्मेदारी संभाली थी और कांग्रेस ने यह सीट जीती थी। असल में यह सीट तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर स्वर्गीय श्री किशन मोटवानी के निधन से खाली हुई थी। उस वक्त कांग्रेस के लिए समस्या यह थी कि उसके पास शहर स्तर का कोई भी सशक्त सिंधी दावेदार नहीं था। जो थे वे वार्ड स्तर के थे। नानकराम का कद भी पार्षद स्तर का ही था, लेकिन मिलनसारिता और सहज सुलभता की वजह से वे लोकप्रिय थे। अब बात करते हैं कि टिकट के लिए नानकराम का चयन कैसे हुआ। हालांकि उन्हें टिकट दिलवाने का कई लोग श्रेय ले सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले में एक राज मेरे दिल में दफन है जो आपसे साझा कर रहा हूं। मैं कतई दावा नहीं करता कि उन्हें टिकट दिलवाने में अकेली मेरी ही भूमिका थी। स्वाभाविक रूप से कई पैमानों पर जांचने परखने के बाद उन्हें टिकट दिया गया होगा। खैर, अब बात पर आते हैं। हुआ यूं कि उन दिनों मैं दैनिक भास्कर में सिटी चीफ के पद पर काम कर रहा था। तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिनका नाम उजागर करना ठीक नहीं होगा, का फोन आया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 सिंधी दावेदारों का पैनल मंगवाया है और अभी तुरंत भेजना है। चूंकि आपकी राजनीति पर अच्छी पकड़ है, लिहाजा आप बेहतर बता सकते हैं कि कौन कौन सिंधी नेता जीतने के काबिल है। यहां यह बताना प्रासंगिक है कि वे मुख्यमंत्री के करीबी थे। मैंने अपनी समझ के हिसाब से नानकराम के अतिरिक्त 2 नाम सुझाए। उन्होंने वह पैनल भिजवा दिया। बेशक मेरी सलाह उस वक्त अत्यंत गोपनीय थी, लेकिन चूंकि अपने आप में यह एक खबर भी थी, इस कारण मैंने वह खबर प्रकाशित कर दी। खबर पढ़कर नानकराम तो भौंचक्के के ही रह गए। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उनका नाम पैनल में शामिल किया जाएगा। उनका कोई मानस या तैयारी भी नहीं थी। नानकराम का फोन आया कि यह खबर कहां से आई, क्या यह सच है? मैंने पूरा वाकया उनको सुना दिया। उन्होंने अपनी दावेदारी को गंभीरता से लिया और उसी दिन उन्होंने जयपुर की राह पकड़ी। अपने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल किया और टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए, जीत भी गए। असल में वे जमीन से जुड़े नेता थे, जबकि लक्ष्मणदास माछीसवाला संपन्न थे। हालांकि कांग्रेस की एड़ी चोटी की मशक्कत से ही नानकराम की जीत हुई, लेकिन साथ ही उनकी खुद की सरल व ईमानदार नेता की छवि भी काम आई। प्रसंगवश बता दें कि उन्होंने विधायक के तौर पर पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। सरल स्वभाव की स्थिति यह थी कि रोडवेज की बस से जयपुर जाया करते थे। एक बार बस स्टैंड से तांगे में बैठकर आए तो इस खबर ने सुर्खियां बटोरी। ईमानदारी की मिसाल यह है कि एक बार बातचीत में मुझसे उन्होंने जिक्र किया कि उनके मोती कटला स्थित छोटे से ऑफिस में लगे टेलीफोन का उपयोग हर कोई करता है और टेलीफोन का बिल इतना अधिक आने लगा है कि उसे चुकाना ही भारी पड़ रहा है। हालांकि विधायक के नाते उन्हें टेलीफोन पेटे राशि मिलती है, मगर वह काफी कम है। उनकी सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने किसी को डिजायर के लिए मना नहीं किया और कई लोगों के काम भी हुए। एक बात और याद आ गई। एक बार मुख्यमंत्री गहलोत ने कहीं यह बयान दिया कि उन्हें जीतने के लिए 101 नानकराम चाहिए। इसी बयान ने उनमें दंभ भर दिया। उन्हें गुमान था कि दूसरी बार भी उन्हें हाईकमान बुलाकर टिकट देगा। इस कारण हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और श्री नरेंद्र शाहनी टिकट लाने में कामयाब हो गए। नानकराम को उनके शुभचिंतकों ने लोकप्रियता के दम पर
निर्दलीय चुनाव लड़ने की सलाह दी। हालांकि दिल्ली से अजमेर आए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सरकार बनने पर यूआईटी का चेयरमैन पद ऑफर किया, मगर वे नहीं माने। उन्हें तकरीबन 6000 से कुछ अधिक वोट मिले और कांग्रेस के नरेन शाहनी भाजपा के टिकट पर पहली बार मैदान में उतरे प्रोफेसर वासुदेव देवनानी से मात्र 2500 वोटों से हार गए। इस लिहाज से यह माना जा सकता है कि नरेन शाहनी भगत की हार में नानक राम की ही भूमिका रही। देवनानी एक बार क्या जीते, वे तो धरती पकड़ की तरह लगातार 3 और चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन जानकारी है कि वे 5वीं बार भी ताल ठोकने के मूड में हैं।